एवरीवन, बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ अव्यय। अव्ययों को हम क्या और क्या कहते हैं? अव्ययों को दूसरे शब्दों में अविकारी शब्द भी कहा जाता है। शब्द विचार में हमने पढ़ा था बच्चों, शब्दों की रचना के विषय में पढ़ा था। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, अविकारी और विकारी शब्द। तो अविकारी और विकारी शब्द कौन से हैं? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है उन्हें विकारी कहते हैं, जिनका नहीं होता उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय जो है वह क्या है? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, देखिए ध्यानपूर्वक कि जिन शब्दों के रूप, लिंग यानी कि जैसे माता, पिता, इस तरह से चेंज होता हो, वचन या कारक के कारण ना बदलें वे अव्यय या अविकारी शब्द कहे जाते हैं। अव्यय जो है वे चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। विशेषण के विषय में आप पढ़ ही चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं ना। जो क्रियाओं की विशेषता बताता है उन्हें क्रियाओं के पहले लगते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे बोला करो, इस विषय में इसमें धीरे धीरे चलते हैं या धीरे धीरे चलती है, तुम धीरे धीरे चलते हो, इन तीनों ही वाक्य में धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः यह अविकारी शब्द है। ये देखिए, अगर ये हमने बहुवचन में लगाया तब भी धीरे धीरे रहा, और एक वचन में लगाया तब भी धीरे धीरे रहा। पुरुष के साथ लगाए, राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। तो हमारा चाहे लिंग परिवर्तन हो जाए, चाहे शब्दों का, और चाहे हमें वचन परिवर्तन हो जाए शब्दों का, तो उसमें हमको कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण शेर बहुत जोर से दहाड़ता है। मान लीजिए एक उदाहरण है कि शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, या कल दिन भर ओले पड़ते रहे। तो शेर की विशेषता क्या है? दहाड़ता तो है ही, लेकिन और इसकी क्रिया की विशेषता क्या है? कि जोर से और दिन भर, है ना। दादाजी अंदर बैठे हैं, तो इस तरह से जो हमारे ये होते हैं। परसों की फ्लाइट से आ रही हूँ। आपने कब की टिकट बुक कराई है माँ? परसों की फ्लाइट से आ रही हूँ। तो उपयुक्त बातचीत में जो है ना, ठीक, जल्दी, कहीं, यहीं, थोड़ा सा आदि शब्दों में क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब पहले हमने अव्यय के चार भेद पढ़े थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से हैं वो चार भेद? कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक, जैसे हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की स्थिति या दिशा से जुड़ी विशेषताएं प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। यहाँ वाहन खड़े न करें, आगे खतरा है, कृपया बाएं चलें। तो इस तरह से जब हमें किसी शब्दों के द्वारा यह पता चले कि वह स्थान के बारे में बताया जा रहा है। अमित ऊपर बैठा है, हितेन पास ही बैठा है। तो इस तरह की उनकी स्थिति और दिशा का जब वर्णन किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक। कालवाचक, काल यानी समय, जिन क्रियाओं की विशेषता से या जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने का समय का बोध होता है। मैं पहले आई थी, अंकित अभी सोया है, पौधों को प्रतिदिन सींचना चाहिए। इस तरह से जिसमें हमें परसों मुझे मसूरी जाना है, जिसमें हमें किसी समय का पता चलता है कि ये क्रिया किस समय में हो रही है, तो उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा यानी परिमाण में नापतोल का बोध कराते हैं और किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित करता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, कितना रोते हैं? बहुत। एक इसमें जो हमारी नापतोल की मात्रा है उसको दर्शाया गया है। पर भूख से कम खाना चाहिए, है ना। बूंद बूंद पानी बचाओ, कितने बूंद बूंद। तो इस तरह से जो हमें किसी एक संख्या का, किसी एक मात्रा का बोध कराते हैं, नापतोल संख्या नहीं मात्रा का बोध कराते हैं, वहाँ क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। राहुल बिल्कुल बेपरवाह है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से हमें बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि जो शब्द हमें नापतोल का या मतलब उनकी मात्राओं का ज्ञान कराते हैं वह परिमाण। रीतिवाचक, रीति यानी होता है, रीति मीन्स होता है कि जिन क्रियाओं के द्वारा क्रिया की रीति यानी ढंग, उसके तरीके का, रीति मीन्स ढंग या तरीके का बोध होता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम धीरे धीरे चला करो, तो क्या क्या है? शेर तेज दौड़ता है, शेर तेज दौड़ता है। रोमा फटाफट तैयार हो गई। तो इसमें फटाफट शब्द जो है वो क्रिया के होने की प्रतिक्रिया को बता रहा है। तो कैसे बता रहा है? उसके तरीके को बता रहा है कि फटाफट है या धीरे धीरे है या तेज है। तो इस तरह से ये था हमारे बेटा कौन से? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद अब हम आपको इसका एक बार बताते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। जिन शब्दों में लिंग और कारण में कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार का होता है बेटा? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक में जो शब्द अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे शब्दों से कराते हैं वह संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक भी 8-9 प्रकार के होते हैं। समतावाचक यानी समान, तरह, भांति, बराबर, जैसे हम लिखते हैं ना वह उसके भांति लगता है या उसके बराबर है, ये ना, तो उस तरह से बराबर, समान। हेतुवाचक, कारक, खातिर, लिए आदि, इस तरह से जो होते हैं संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे रॉकेट आकाश की ओर उड़ा, किस ओर उड़ा? आकाश की ओर। राम के आगे तुम चलो, हम के पीछे मैं, उसके पीछे मैं आता हूँ। तो के आगे शब्द हमें किससे जोड़ रहा है? तुम चलो। राम के आगे तुम चलो, तो तुम चलो को कौन जोड़ रहा है? के आगे। और उसके पीछे को कौन जोड़ रहा है? के पीछे। तो इस वाक्य से, इस तरह से जो हमें शब्द ये बताएं कि संबंध बोधक में किस तरह से हमें पहले, पीछे, आगे, कालवाचक में बताता है। इसके बाद हमारा आता है फिर पृथकवाचक। पृथकवाचक यानी अलग स्थिति में, अलग किसी चीज को करने में, अलग, हटकर, दूर आदि। कालवाचक हमारा आता है पहले, पीछे, पूर्व, आगे। स्थानवाचक आएगा हमारा स्थान के लिए। विरोधवाचक किसी बात का विरोध करने के लिए। तुलनावाचक किसी की तुलना करने के लिए। अपेक्षा, आगे, बनिस्त्र, सामने आदि। इसके बाद हमारा आता है दिशा, जो हमें दिशा बताए यह। और उसके बाद हमारा आता है फिर साधनवाचक यानी ज़बानी के साथ, के माध्यम, के जरिए। इस सूची में शब्दों के प्रयोग क्रिया विशेषण संबंधबोधक दोनों तरह से है ना। जब ये क्रियाओं की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नानी यहाँ रहती है, वह बाहर गया है। इसके बाद इसी में हमारे थे अनेक कलात्मक और स्थानवाचक अव्यय भी होते हैं जो संबंध को जोड़ते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़ते हैंगे हमारे। परंतु जब संज्ञा के साथ आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। मैं नानी के यहाँ जाती हूँ। संज्ञा और तन्नाम की जब साथ आते हैं, संबंध बोधक के रूप में प्रयोग होने पर इन शब्दों के पहले के की से विभक्ति लगती है। ये आज आपका हमारा हमने 2 ही टॉपिक पढ़े अव्यय में अभी, संबंधवाचक और बताइए बेटा क्रिया विशेषण। आगे 2 टॉपिक दोबारा हम पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक।